ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः ज्योतिर्भुवना पृथिवीवपर्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनिविदे अग्निमन्दाख्यभग्नाख्यायादधे ओम उद्भुतस्वाग्ने प्रतिजागहे कमिष्ठा भूते सभुंसिदेधा मयङ्ग अस्मिन् सर्वस्वे अद्युदरस्मिन् विश्वे देवायजमानस्वशीरः ॐ अग्नेय सुपथाय अस्मान् विश्वानि देववयुना निविद्वान् यो तस्मज्जोराधमेन भूयिष्ठान्तेन मयुक्तिं विधेम ॐ अग्नेय सुपथाय अस्मान् विश्वानि देववयुना निविद्वान् यो तस्मज्जोराधमेन भूयिष्ठान्तेन मयुक्तिं विधेम ॐ प्रजापतेन तदेकान्य विश्वाजातानि बहिता बभूव यत्कामास्तेजो अस्तु वयं श्यामपतयो दयिना। चलिए एक बार पुनः जो भी हमारे अतिथि आए हैं, दूर दराज से भी आए हैं, सभी का हृदय से आभार, धन्यवाद। जो टीचर यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हैं, पहले तो यहाँ पर कैंप लगते हैं बच्चों के लिए, आज पहली बार यहाँ आर्य समाज रानीबाग में कैंप लग रहा है टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। आप सभी लोग अध्यापिकाएं हैं, जितने भी हैं सभी अध्यापिका के रोल में आए हैं, स्टूडेंट के रोल में आए हैं। आपको कार्य अध्यापिका का करना है, पर अभी आपका 10 दिन तक रोल क्या रहेगा, 10 दिन तक स्टूडेंट का रोल रहेगा। एक स्टूडेंट के रोल में रहते हुए एक अध्यापिका को पढ़ाया जाएगा, आपको आगे क्या डिलीवर करना है क्या नहीं करना। थोड़ी सी मैं भूमिका आपको बता देता हूं कि जिस संस्थान के तत्वावधान में आप कार्य करेंगे, ये संस्थान छोटा संस्थान नहीं है, इस संस्थान की पूरे विश्व में प्रतिष्ठा है। हम पीछे चले जाएं तो आप चित्र देख रहे हैं, श्री पृथ्वीराज जी शास्त्री का चित्र देख रहे हैं। पृथ्वीराज जी शास्त्री विद्वान होने के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक में बहुत बड़े अधिकारी भी थे। अधिकारी होते हुए भी इन्होंने जो शिक्षा ली थी, गुरुकुल से शिक्षा ली थी, और एक मिशन, अब हमारा देश कब आजाद हुआ था, 1947 में देश आजाद हुआ। तो जब देश आजाद हुआ तो जिन राज्यों से आप आते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहां पर हिंदुओं की आबादी जो थी लगभग 90% के करीब थी। हम पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, मिजोरम की, असम की, मेघालय की, अरुणाचल प्रदेश की, सिक्किम की या आसाम की, यहाँ आबादी 90% के करीब थी। 90% लोग जो थे हिंदू थे, पर यहाँ आहिस्ता 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 इनका कन्वर्जन शुरू हो गया और हिंदू को परिवर्तित करके क्या बनाना शुरू कर दिया इन्होंने, क्या बनाना शुरू कर दिया हिंदुओं को, हिंदुओं को ईसाईयत की तरफ ले जाना शुरू कर दिया, हिंदुओं को ईसाई बनाना शुरू कर दिया। तो उस ईसाईयत को रोकने के लिए उस समय प्रधानमंत्री थे, 1967 की बात है, उस समय देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री थे। जवाहरलाल नेहरू जी के देहांत के बाद कौन बने थे प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी भी चिंतित थे, उनके एक परम मित्र सांसद थे ओम प्रकाश त्यागी जी, वो भी चिंतित थे। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा जो पूरे विश्व की आर्य समाजों का निरीक्षण करती है, देखती है, उनके प्रधान रामगोपाल शालवाले बोलते थे, वो भी चिंतित थे। तो रामगोपाल शालवाले जी और जो त्यागी जी थे, उनकी देखरेख में एक समिति बनाई गई और उन्होंने समिति में किसको लिया, पृथ्वीराज जी शास्त्री को लिया। तो जो ये शुरुआत हुई कार्यक्रम की 1967 में हुई, आज इसको 57 साल हो गए हैं। 57 सालों से ये कार्यक्रम निर्विवाद रूप से चल रहा है। हर वर्ष कार्यक्रम होता है, कैंप बीच में कुछ वर्ष नहीं लगे, पर 40-42 कैंप भी लग चुके हैं, जिसमें हमेशा बच्चे आते हैं, 250-300-400 बच्चे आते हैं। पहले तो बहुत बड़े बड़े बच्चे भी आते थे। जब हम शुरू की बात करें, 1970 के आसपास की बात करें, 73 के आसपास की बात करें, तो हम छोटे छोटे होते थे।
तो देखते थे कि काफ़ी बड़े बड़े लोग भी यहाँ पर आते थे सीखने के लिए, बड़ा अच्छा ट्रेनिंग का कैंप चलता था, सीख के जाते थे। तो आज आप जो यहाँ से बच्चे पढ़ के भी गए हैं, कुछ यहाँ से नहीं पढ़ के गए, पर कुछ देश के लिए अपना जज्बा रखते हैं, देश के लिए कुछ संकल्प रखते हैं कि हमने देश को बहुत आगे बढ़ाना है। तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश आगे कैसे बढ़ेगा जब आपके जैसे बच्चे, आपकी जैसे बहनें, आपकी जैसे माताएं जो हैं शिक्षित होंगी, शिक्षित होने के साथ साथ स्वयं शिक्षित होकर आगे क्या काम करेंगी, जहां पर शिक्षा का प्रसारण नहीं है वहां शिक्षित करेंगी। तो इस ट्रेनिंग के कैंप को आपने ये सोच के नहीं चलना कि दिल्ली में भ्रमण के लिए आए हैं। दिल्ली में भ्रमण के लिए नहीं आए, दिल्ली में आप सीखने के लिए आए हैं। आपको ऐसा सिखाया जाएगा कि आप देश निर्माण में बराबर के सहभागी होंगे, भागीदार होंगे। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं विनय जी को बोलूँगा, विनय आर्य जी को कार्यक्रम की शुरुआत के लिए थोड़ा बच्चों को आशीर्वाद वचन स्वरूप कुछ बोले, उसके बाद हम कार्यक्रम का और आगे बढ़ाते हैं। नमस्ते जी। आज यानी कि आज एक ऐसा दिन है, एक ऐसी संध्या समय में हम बैठे हैं कि यहाँ पर हम चाहते हैं जो उद्देश्य, वो उद्देश्य है हमारा शिक्षा और संस्कार। वो कैसे हर उस जनरेशन तक, आने वाली जनरेशन्स तक और हर पिछड़े वर्ग तक पहुँच सके, जहाँ तक कि सूरज की किरण पहुँचती है वहाँ ज्ञान की किरण पहुँचना भी उतना ही आवश्यक है। तो उसी उद्देश्य से अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ द्वारा बालवाड़ी प्रकल्प, जो कि कई वर्षों से चलाया जा रहा है, आज उसका प्रशिक्षण शिविर का यहाँ पर हम उद्घाटन के लिए, उसके समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। और 10 दिन आप सबका ये कैंप चलेगा, ये प्रशिक्षण शिविर चलेगा। इस शिविर में हमारा साथ देने के लिए दिल्ली में हमारे जो सहयोगी हैं, जो कि आर्य समाज से जुड़े हुए हमारे सहयोगी हैं, हमारे विद्वान हैं, और हमारा एक बहुत बड़ा मैं ये कह सकती हूँ कि सपोर्ट सिस्टम है हमारे टीचर्स ऑलरेडी, जो कि विभिन्न स्कूलों में अपनी शिक्षाएं दे रहे हैं या वहाँ से सेवानिवृत्त हैं। वो भी हमारे साथ इस कैंप में आप लोगों से आकर मिलेंगे और आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपके साथ कुछ मैं ये कह सकती हूँ कि वो टिप्स शेयर करेंगे कि आप जब वापस जाकर और अपना बालवाड़ी केंद्र शुरू करेंगे तो आपको वो सारी ही जानकारी, वो सारी ही जो नॉलेज है वो बहुत ही काम आएगी। तो इस कार्यक्रम की हम आज यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रेनिंग ही क्या होगी, इस ट्रेनिंग की कैसे रूपरेखा होगी, इसके बारे में थोड़ा सा आपको प्रकाश डालते हुए इसके बेसिक शेड्यूल और इसके उद्देश्य को पे प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर उमा शशि दुर्गा जी को कि वो मंच पर आएँ और आप सभी को इस शिविर के उद्देश्य और इसकी रूटीन के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। डॉक्टर उमा शशि दुर्गा जी, सभी तालियों द्वारा स्वागत। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री महोदय, आर्य समाज रानी बाग के अधिकारीगण, दूर स्थानों से आए हुए अध्यापक बनने के इच्छुक विद्यार्थीगण, आप लोग एक बहुत पुनीत और उत्तम कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा लेकर आए हैं। अध्यापक का जो कर्म है वो सर्वोत्तम माना जाता है मेरे विचार में। आप देखिए, जितने भी आईएएस ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स बड़े बड़े पदों पर जो नियुक्त किए जाते हैं वो सबसे पहले अध्यापक के हाथों से निकले हुए होते हैं। आप लोग का जीवन प्रारंभ होने वाला है अध्यापक के तौर पर और मेरा समाप्त प्राय की ओर है। मैं 30-35 साल के अपने अध्यापन के अनुभव को आपके साथ बांटती हुई बताऊंगी कि जो अध्यापक का पद है वो बहुत अधिक आत्मसंतुष्टि देने वाला, जागरूक करने वाला, देश का निर्माण करने वाला, समाज का निर्माण करने वाला है।
इस दायित्व को आप लोगों को समझना होगा। अगर आप इस दायित्व को समझकर अपने कर्म में प्रवृत्त होंगे तो जहां भी जाएंगे आपको आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, आपको आत्मसंतुष्टि तो मिलेगी ही कि आप अपने काम को निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। आप ना तो वेतन के पीछे जाइए, वेतन तो मिलना ही मिलना है। विनोबा जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है गीता प्रवचन में कि तुम कर्म करते हो तो उसका फल तो मिलना ही मिलना है, तुम्हें वेतन तो मिलना ही मिलना है, लेकिन वेतन के पीछे मत भागना, अपने काम को निष्ठापूर्वक करना। आप देखो कि हमने बच्चों को बहुत सिखाया, बहुत, लेकिन ये नहीं कि हमने केवल पढ़ाया और सिखाया भी, हमने बहुत कुछ बच्चों से सीखा भी। पग पग पर जो आपसे पढ़ने आएंगे ना बच्चे, वो आपको सिखाएंगे भी, लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है कि सिलेबस तो आप पूरा कराएंगे ही, लेकिन सिलेबस के इतर भी अध्यापक को बहुत सारी चीजें करानी पड़ती हैं, मूल्यपरक शिक्षा देनी पड़ती है। केवल सिलेबस पूरा करने से आपके काम की इतिश्री नहीं हो जाएगी। तो ये सोच कर चलिएगा कि जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको आपने एक अच्छा नागरिक बनाना है, उनको इस तरह के से सिलेबस को पूरा कराना है कि वो पढ़ाई से उलझे ना, फन फन में, खेल खेल में उनको बताइए कि क्या चीज उचित है और क्या अनुचित है। जैसे आपने एक पाठ पढ़ाया, अब पाठ जो सिलेबस में है वो ऐसे तो नहीं लिए जाते, कुछ सोच समझ कर कमेटी जो है वो उनको पाठ्यक्रम में रखती है। उस पाठ को पढ़ाने के बाद आप पूछिए विद्यार्थियों से कि आपने इस पाठ से क्या सीखा। मान लो वो पाठ उपकार पर है, दयालुता पर है, तो आप पूछो कि आपके सामने ऐसी परिस्थिति आएगी तो आप किसी व्यक्ति को संकट में किस तरह सहायता कर सकते हैं। इस तरह के वार्तालाप जब आप बच्चों के साथ करेंगे तो बच्चे पढ़ाई से ऊबेंगे नहीं। इंटरेस्टिंग बनाकर, रोचक बनाकर उनको विषय पढ़ाइए, प्रैक्टिकल कराइए, उनसे चित्र बना के दीजिए कि ये चित्र में देखो, अगर पाठ में तो उसकी दूसरी कहानी भी होगी चित्र की, आप उसकी कल्पना शक्ति का प्रयोग करवाइए कि अगर तुम इस चित्र को देखो तो तुम्हारी कल्पना में क्या क्या आता है। तो बच्चा इसे क्रिएटिव राइटिंग की ओर अग्रसर होगा। बच्चे को लगेगा कि मैं कुछ सोच सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। मशीन की तरह सिलेबस को पूरा नहीं करना। वो तो YouTube पर बहुत कुछ है, वो तो टीवी चैनल्स में बहुत कुछ है, ऐसे एजुकेशनल चैनल्स चल रहे हैं, वो तो वहां से भी सीख सकते हैं, लेकिन आमने सामने का जो शिक्षा देने का तरीका है उसको आप समझिए। और मेरी मानिए तो आपको इतना आदर सत्कार समाज में मिलेगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अपने काम को यहीं पर नहीं छोड़ देना, आप आगे भी पढ़ना, अपनी शिक्षा का और भी उपयोग करना और बेस्ट टीचर बन करके समाज के सामने उभरना। आपने जिस संस्था में आपने एडमिशन लिया है, एडमिशन ही कहूंगी, आप अध्यापक जरूर बनने जा रहे हैं पर हमारे सामने तो बच्चे ही हो, तो जिस संस्था में आप प्रशिक्षण करने के लिए आए हैं, यहाँ पर आपको मूल्यपरक शिक्षा भी मिलेगी और उस मूल्यपरक शिक्षा को आपने बच्चों तक पहुंचाना है, क्योंकि आजकल बच्चों के दादा दादी, नाना नानी सब परेशान है कि बच्चों को दिशा कैसे दी जाए। वो काम आप लोगों ने करना है। आपने अपना उनके माता पिता को, उनके दादा दादी, नाना नानी के काम को हल्का करना है। बच्चों के माता पिता को भी लगे कि हमारे बच्चे अच्छे शिक्षकों के पास, शिक्षिकाओं के पास पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बाकी 2-4 दिन अभी हम लोग और आपके साथ हैं। कल से मैं आपको हिंदी का बताऊंगी कैसे करना है, तो आगे भी बात चलती रहेगी। अभी इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी का बहुत बहुत आभार। बड़े अच्छे शब्दों में आपने समझाया
अब मैं भाई विनोद कालड़ा जी से निवेदन करूंगा, विनोद जी आप इधर आ जाइए सीधा, ये 2 मिनट संबोधित कीजिए जो आप कहना चाहते हैं, जो आपकी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि आप 2 लोग आप हो गए, रवि आहूजा जी हो गए, जो इसका पूरा संयोजन कर रहे हैं जाके बालवाड़ियों का, तो आपकी क्या सोच है, आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं बच्चों से जो टीचर बनने जा रहे हैं आगे, तो थोड़ा सा आप इनको संबोधित कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वक्ता को बुलाएंगे आपके बाद। धन्यवाद अजय जी। पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि कुछ कारणों से हम लेट हो गए, क्योंकि आज हमारी पश्चिमी मंडल की बैठक थी। 11 अगस्त को पश्चिमी मंडल तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहा है, तो उसी के संबंध में आज बैठक थी हमारी। तो आदरणीय विनय जी और सभी पदाधिकारीगण और बालवाड़ी के उपस्थित यहाँ पर सभी बच्चे और शिक्षक, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते है। देखिए, जैसे बालवाड़ी परियोजना जो है हमारी, ये सभा का प्रकल्प था और इसका उद्देश्य ये था कि हम उन क्षेत्रों में बालवाड़ियों का प्रकल्प चलाएं, वहाँ पर बालवाड़ियाँ खोलें जिन क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में, जहाँ पर शिक्षा का, फॉर्मल शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं है, साधनों का अभाव है, और जहाँ पर आर्य समाज जैसी संस्थाएं हम नहीं खोल पाते, आर्य समाज नहीं खोल पाते, तो वहाँ पर हम शिक्षित करें बच्चों को। तो उसके पीछे उद्देश्य यही था कि पहली बात कि जहाँ आर्य समाज नहीं है वहाँ वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए हम अपने केंद्र खोलें बालवाड़ियों के रूप में। और दूसरा उद्देश्य ये था कि समाज का एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो शोषित है, वंचित है, या जिस तक सुविधाएं शिक्षा जैसी उतनी सुलभ नहीं है, तो हम वेद शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि महर्षि दयानंद का भी वो स्वप्न था कि वेद का प्रसार, वैदिक ज्ञान का प्रसार घर घर तक पहुंचे। तो इस प्रकार के प्रमुख उद्देश्यों को लेकर के जो है बालवाड़ी प्रकल्प की शुरुआत की गई थी। तो काफ़ी समय से प्रकल्प चल रहा था, लेकिन बीच में थोड़ी इसमें शिथिलता आई, तो उसको रिवाइव करने के लिए कोविड से पहले के कॉल में मुझे ध्यान है कि रानीबाग आर्य समाज में विनय जी की अध्यक्षता में सभा हुई थी, तो फिर से बालवाड़ियों के जो हमारे जो दाताओं को आह्वान किया था कि आप बालवाड़ी के प्रोजेक्ट के साथ जुड़ें, उसके लिए अपना दिल से और मन से सहयोग करें। तो उसके बाद उसके कार्य के अंदर जो है थोड़ी गति आई। फिर बीच में कोरोना काल आ गया, तो बालवाड़ियों के कार्य में थोड़ी शिथिलता आई, लेकिन उसके बाद से फिर मैं अपनी बात बताऊं तो 2021 में मैं इस बालवाड़ी परियोजना के साथ जुड़ा था। तो उस समय और आज भी हमारी जो बालवाड़ियाँ मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में चल रही हैं, सिलीगुड़ी में, और करीब 12 बालवाड़ियाँ वहाँ चल रही हैं। और दूसरा जो हमारा अभी मुख्य क्षेत्र है वो है झारखंड। तो झारखंड का जो लोहारदगा क्षेत्र है, तो वहाँ पर इस वक्त वर्तमान में 22 बालवाड़ियाँ संचालित हैं। तो उनका संचालन बहुत अच्छे स्तर पे हमारे आचार्य शरद जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो कर रहे हैं। तो वो जो बालवाड़ियाँ हमारी चल रही हैं सुचारू रूप से, तो बालवाड़ियों का हमें उसको बढ़ाना है, उसका प्रसार करना है, क्योंकि उसका जो मुख्य कारण है, जिस जो बात मैं कह रहा हूँ कि उसको हमें फिर से रिवाइव करना है और उसको आगे गति देनी है। तो उसमें मेरा अनुभव ये रहा है कि मेरा उस क्षेत्र में जाना हुआ है 2 बार झारखंड में, तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो है बच्चे जो छोटे क्षेत्रों के, छोटे गांवों के हैं, वहाँ पर उनके पास फॉर्मल शिक्षा के अभाव के साथ साथ शिक्षा का सही ज्ञान भी नहीं है, उनके पास दिशा भी नहीं है। तो वो कार्य जो है वहाँ पर बालवाड़ियों ने, जितनी भी हमारी अभी चल रही है झारखंड में, बहुत अच्छे ढंग से संभाला हुआ है। और प्रत्येक बालवाड़ी के अंदर जो 22 बालवाड़ियाँ हैं, जिनका मैं अभी देख रहा हूँ मुख्य रूप से, तो उनमें हर बालवाड़ी के अंदर 25 से 30 बच्चे उसमें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो उसके लिए लोकल स्तर पर जो है शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिनको हम वहीं से लेते हैं, शिक्षक को पढ़े लिखे जो होते हैं, और उनको फिर हम उस प्रकल्प में जोड़ने के लिए समय समय पर यहाँ पर जो चिंतन शिविर लगते हैं उसमें उनको प्रशिक्षित करते हैं। तो इस प्रकार की ये परियोजना कार्यान्वित हो रही है। तो आज की जो मैं, ये तो मेरा अपना अनुभव था जो मैंने आपको बताया, लेकिन आज की हमारी बहुत बड़ी महती आवश्यकता है कि यदि हम अपने वैदिक ज्ञान को, और ये हम कहते हैं कि हमें समाज के शोषित और वंचित वर्ग तक पहुंचना है,
उस तक पहुंचने का मतलब ये भी है कि आप अगर वहां पहुंचेंगे तो अपनी धर्म और जाति की रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि उन क्षेत्रों में बहुत बड़े स्तर पर ईसाई क्रिश्चियन जो है मिशनरियाँ काम कर रही है, और निरंतर जो है प्रयास रहते हैं कि वो आदिवासी क्षेत्रों में हमारे हिंदू भाइयों को कन्वर्ट भी करते हैं और कर भी चुके हैं काफियों को। तो उन दोनों दृष्टि से जो बहुत आवश्यक है कि हम जो बालवाड़ी का जिस परियोजना को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ जो हम तन से जुड़ सकते हैं तन से अपना योगदान दें, जो मन से जुड़े हैं वह मन से अपना योगदान दें, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है इस वक्त धन की। तो उसी धन को जो धन से अपनी दे सकते हैं, अपनी योगदान दे सकते हैं, तो वह अवश्य दें, क्योंकि यह एक बहुत मेरे हिसाब से बहुत महत्वाकांक्षी योजना है बालवाड़ी की। और आज मुझे खुशी है कि आज हम फिर उसी प्रकल्प के लिए एकत्रित हुए हैं, यहाँ से बच्चे भी आए हुए हैं ताकि हम फिर से उस कार्य को गति प्रदान कर सकें। तो मैं बस आपसे यही आह्वान करूंगा कि इस बालवाड़ी परियोजना में आप अपने पूरे समर्थन के साथ जुड़ें। धन की मैंने बात की, धन के रूप में भी और मन से भी जुड़ें, ताकि जो है हम इस कार्य को और अच्छे ढंग से और सुचारू ढंग से और संगठित रूप से चला सकें। क्योंकि मेरा एक अनुभव ये भी रहा है कि कई क्षेत्रों में और जो प्रकल्प है हमारे, उसमें हमें धन की तो हमें मिल जाता है, धन का शौक तो हमें मिल जाता है, धन की प्राप्ति तो हमें हो जाती है, बालवाड़ियाँ खुल भी जाती हैं, लेकिन आगे जाकर के हम उतना उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमें मैन पावर चाहिए, जो ग्राउंड फोर्स हमें चाहिए, उसकी हमें कमी महसूस होती है। उसके स्तर पे हमें कार्यकर्ताओं की कमी महसूस होती है, क्योंकि जो दूसरे धर्मावलंबी क्रिश्चियन कहें या मुस्लिम कहें जो कर रहे हैं, उनके साथ वो यही है कि वो अपने धन बल के साथ जन बल का उसके लिए बहुत सही इस्तेमाल कर रहे हैं। सही नहीं कहूँगा, बल्कि उसका बहुत संगठित रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम अपनी श्रम शक्ति भी वहाँ पे दें और एक व्यक्ति के रूप में भी बालवाड़ी के साथ जुड़ें। तभी मैं कह सकता हूँ कि जो अब हमारी आगे बालवाड़ी को विस्तार करने की परियोजना है जो वर्तमान में चल रही है, उसका हमारा उद्देश्य है कि हम और बालवाड़ियाँ खोलें। यह तभी फलीभूत हो पाएगा जब हम इस प्रयास में संगठित रूप में आएंगे। तो मैं बस अपने इतना ही आपसे सबसे आह्वान करूँगा। धन्यवाद। भाई विनोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो कार्यवाही आप पिछले 5-7 साल में देख रहे हैं आर्य समाज की, इतनी गति हमने नहीं देखी थी। और पिछले 2 साल में, 1.5 साल में जो हमने गति देखी है, पिछले साल 12 फरवरी से जो गति पकड़ी गई है, 12 फरवरी को आपके सामने एक कार्यक्रम हुआ था स्टेडियम के बीच में, जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे। तो 2 साल के लिए कार्यक्रम चलने हैं वो वाले। तो विनय जी ने ही प्रण लिया था उसमें कि हम अपनी जो आबादी है, आबादी मीन्स आर्य समाज की आबादी को हम कम से कम 12 गुना करेंगे। तो 12 गुना करने की, और अक्सर मुझे लगता है कि जो आपने कार्यक्रम इतने बड़े बड़े किए हैं, तो 3 से 4 गुना तक तो हो ही चुकी है। और आपका जो एक सोच चल रही है, विनय जी के नेतृत्व में जो एक सोच चल रही है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं रहेगा। अशिक्षित में से अगर आ हटा दें तो क्या बन जाएगा? अशिक्षित में से अगर आ को हटा दें तो क्या बनेगा? पूरे के पूरे देश को शिक्षित बनाने का प्रण जो है आर्य समाज ने लिया है, अखिल भारतीय अध्यानंद सेवाश्रम संघ के माध्यम से, जहां पर कुछ भी कोई भी नहीं पहुंच सकता। टीवी के बीच में एडवर्टीजमेंट देखते हैं, एक कार का विज्ञापन आता है कि कार बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़ी जाती है, वो पेट्रोल के लिए परेशान हो जाती है, तो ऐड आती है कि फलानी जगह के ऊपर इंडियन ऑयल का पंप है या फलाने हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पंप है। तो इसी तरीके से आप लोग आने वाले समय में यहाँ ऐसा पाएंगे कि जहाँ किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं है, स्कूल की बात तो छोड़ो, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं है, तो वहां तक भी आर्य समाज का बालवाड़ियों के माध्यम से पहुंचने का संकल्प है। तो इस माध्यम में हम आगे बढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे। विनय जी ने जो शुरुआत की है, शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी। एक शुरुआत को गति देने वाली बात होती है, जो पिछले 4-5 साल में जो आपके नेतृत्व में इस कार्य में गति आई है, तो इस गति को हम रुकने नहीं देंगे। मैं भी अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं भी आया अहमदाबाद से MBA किया हुआ मैंने, तो थोड़ा बच्चों के साथ टाइम मैं भी लगाऊंगा। हमारे बीच में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई साहब आए हैं, कहाँ गए भाई साहब? भाई साहब पीछे बैठे हैं। तो अभी आप थोड़ा 31 तारीख को फ्री हो गए हैं, तो थोड़ा वित्त के विषय में भी बताएंगे इनको, फाइनेंस के बारे में भी हल्की फुल्की भाषा में, जो एक बिगिनर को बताया जाता है कि फंड्स का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, हल्का फुल्का थोड़ा सा वो भी आप एक लेक्चर तैयार करके आएंगे।
बहन मधु जी बैठी है, मैं आपकी सपोर्ट करने के लिए कह रहा हूँ कि 10 दिन का कार्यक्रम है। बहन मधु रैना बैठी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा ज्ञान रखती हैं। बहन जी बैठी हैं बीच में, पुरानी आर्य समाज से ही हैं। तो आप भी बैठे हैं, आप सभी का सहयोग लेके आप जैसे कहेंगे इस जो आपने जोत शुरू की है इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। अब मैं नीरज मेहंदी लता जी से निवेदन करूंगा, आप प्रिंसिपल हैं स्कूल में, आप अपना वक्तव्य दीजिए, आप जो बच्चों को बोलना चाहते हैं। अभी जो हैं तो सारे टीचर 10 दिन के बाद ये फुल फ्लैश टीचर हो जाएंगे। 10 दिन के बाद ये सभी अभी भी टीचर हैं, 10 दिन के बाद फुल फ्लैश टीचर हो जाएंगे। पर आज ये सारे के सारे आपके सामने एक स्टूडेंट के रूप में बैठे हैं। हमने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देनी है कि अच्छा टीचर कैसे बना जाए, तो उसके लिए आप जो अपने विचार रखना चाहते हैं, आपका स्वागत है। सभी को सादर नमस्ते जी, हमारे सभी अधिकारीगण को, हमारे जो भावी शिक्षक हैं उनको, और जो बच्चे हमारे बैठे हैं उन सबको, मेरे साथ के जो सहयोगी हैं उन सबको भी। अभी आपको बताया गया कि आप हमारे भावी शिक्षक हैं, आपको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर बालवाड़ी चला भी रहे हैं। तो आपको वहाँ पर अपना जो एक्सपीरियंस है, वहाँ का जो भी आपका कमी है, कुछ भी है जो आपको लगता है कि वो हमारे पास नहीं है या हमारे पास है, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो भी तरीका आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी मैम ने बताया कि आपने कहानियों के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से बच्चों को क्रिएटिविटी के माध्यम से सिखाना है। तो यही सबसे बड़ी एक हमारी पुस्तकीय ज्ञान सब देते हैं, टीवी से भी मिल जाएगा, गूगल से, सब जगह से मिल जाएगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आप कर कर के सीखते हैं, घर में भी हम कुछ काम करते हैं, हमें नहीं आता आटा बनाना, रोटी बनानी नहीं आती है पहली बार, लेकिन धीरे धीरे करने से हमें निपुणता आ जाती है। उसी प्रकार से आप अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करेंगे, और जो आपके बच्चे हैं आगे जिनको आपने पढ़ाना है, उनको भी आपने बहुत ही छोटे छोटे तरीके से, हमारे पास वहाँ पर पत्ते हैं, हमारे पास वहाँ पर घर की जो आप कहते हो सामान है, उनके ज़रिए जो छोटे हमारे पास घर में सामान होता है, दालें हैं, मसाले हैं, उनके ज़रिए भी हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कॉपी पेंसिल ही होनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। तो जो मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर, आर्य समाज के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ पिछले 35 साल से, और इसी विद्यालय में मैं शिक्षिका भी थी और अब वहाँ पर प्रधानाचार्य हूँ। तो आप सबसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि आप भी जहाँ पर हैं वहाँ से बढ़कर आगे जाएंगे और बहुत ऊंचा अपना लक्ष्य जो भी आपने लिया है उसको प्राप्त करेंगे, आर्य समाज का और अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा करेंगे। धन्यवाद बहुत। भंजी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप टोटल कीजिए, क्योंकि हम तो गणित में गिनती गिनते हैं। पहले माता जी बोले कितने साल का तजुर्बा है उनको पढ़ाने का, जो सबसे पहले बोल के गए 35 साल का। आपने कितने साल का बोला? 35 और 35 70। भाई साहब आपको विनोद जी कितने साल का एक्सपीरियंस है? 54 54 साल का एक्सपीरियंस भाई साहब को है, 35 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस मेरे को है। तो आपके सामने अभी तक जो तजुर्बे की बात करें तो लगभग 150 वर्ष का एक्सपीरियंस जो है टोटल मिला के वो आपको दिया जाएगा। इतना आसान नहीं है इतना तजुर्बा लेके जाना। तो आप अपने दिमाग का जो बिल्कुल पुर्जे है ना, सारे के सारे आपको खोल के पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आप जितना पढ़ना चाहेंगे, जितना सीखना चाहेंगे, आपको सिखाया जाएगा। क्योंकि आपके ऊपर क्या निर्भर करता है? आपके ऊपर देश निर्भर करता है। अगर आज हमारे देश में एजुकेशन का लेवल 70% 72% है, अगर आपके जैसे टीचर आगे आएंगे तो हम इसको बहुत जल्दी 80-85% तक ले जाएंगे। हमारा शिक्षा का स्तर कितना है? देश का कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं आज के टाइम भारतवर्ष में? लगभग 70%, 70 से 72। तो आपके जैसे जब टीचर आगे आएंगे, एक एक टीचर 25 से 50 बच्चों को पढ़ाएगा तो एक मल्टीप्लाई होता चला जाएगा ना। हमने एक बीज डाला जमीन के बीच में, वो जब बड़ा होता है तो कितने उसमें से फल निकलते हैं? जाके अनगिनत निकलते हैं ना। जब आपके जैसा एक टीचर आगे जाके बच्चों को पढ़ाएगा, एक टीचर 25 को तैयार करेगा, 25 आगे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। इसकी गिनती आप नहीं कर सकते हैं जाके। पर हमारा मिशन ये रहेगा कि अगले 10 साल में जो शिक्षा का स्तर है हिंदुस्तान का, उसको 82 से 85, 82 से 85% तक लेके जाएं। इसी श्रेणी में मैं शरद जी से निवेदन करूंगा।
शरद जी आप आगे आइए, अपने विचार रखिए। एक बार ताली बजा दीजिए, आपके लिए दूर दूर से आए हैं बोलने के लिए। धन्यवाद जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धेय मातृशक्ति दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री श्रद्धेय भाई विनय जी, और जो हमारे झारखंड के बालवाड़ी केंद्र को देखते हैं श्रद्धेय, और सारे यहाँ उपस्थित सज्जनों जिन्होंने यहाँ शिक्षा के लिए आए हुए हैं, ऐसे हमारी बहनें और भाई हैं, बंधुओं, माताओं, पिछले लगभग 12-13 वर्षों से झारखंड में बालवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। मैं लगभग 2009 से लगातार वैचारिक क्रांति शिविर में आ रहा हूँ। 2009 से मुझे पहले माताजी ने कहा था कि 1-2 बालवाड़ी केंद्र खोलो, तो मैं माताजी को कई वर्षों तक टालता रहा कि उससे माताजी क्या फर्क पड़ेगा। माताजी ने खोल के तो देखो। तो हमने 2000 मुझे लगता है 11 या 12 में 2 बालवाड़ी केंद्र हमने प्रारंभ किया। और मैं कभी कभी घूमने जाता था, ज़्यादा रुचि मेरी नहीं थी उस समय, कभी कभी घूमने जाता था तो बच्चों को जब मैंने देखा कि वो बहुत अच्छे ढंग से गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उनको पूजनीय प्रबोध याद है, संध्या के कुछ मंत्रों को याद है, तो मुझे लगा कि नहीं, इन बालवाड़ी केंद्रों से बहुत किया जा सकता है। वो शहरी क्षेत्र में थे। एक बालवाड़ी केंद्र हमने संचालित किया था वहां जहां चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, जाने का कोई रास्ता नहीं है। और शिक्षा किसको लगाया था? केवल वो 7वीं पास था, क्योंकि 7वीं से आगे वहां कोई ना कोई लड़की थी, लड़की तो छोड़ दीजिए, कोई लड़का भी नहीं था वहां। वहां स्कूल तो था लेकिन स्कूल में कोई अध्यापक आता नहीं था। जब हमारी बालवाड़ी केंद्र वहां शुरू हुआ, उसके बाद स्कूल भी वहां प्रारंभ हुआ, क्योंकि स्कूल आते थे मास्टर, तो वहां पढ़ने वाले कोई आते ही नहीं थे। तो बालवाड़ी केंद्र से उनको ये हुआ कि हमें पढ़ना चाहिए, और वहां के अभिभावक को भी लगने लगा कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। उन्होंने स्कूल में भेजा, और लेकिन दुर्भाग्य था कि कुछ 1 वर्ष के बाद वो दूसरे किसी काम में चला गया, वहां कोई पढ़ाने वाला नहीं था। उस बालवाड़ी केंद्र को हमें बंद करना पड़ा। ऐसे ऐसे बिहड़ों में हमारी बालवाड़ी केंद्र चलते हैं। एक हमारी वो निशा है, यहाँ ये निशा है, एक गांव में पढ़ाती है, 55 बच्चे पढ़ते हैं, लड़के और लड़कियां। बीच में मुझे 1 साल पहले जो है उसने फोन किया, आचार्य जी कुछ मुस्लिम बच्चे और बच्चियां आना चाहती हैं, क्या करूं? मैंने कहा पढ़ाओ, लेकिन एक शर्त पे उनको पढ़ाना कि वो भी गायत्री मंत्र जो तुम सिखाती हो या दूसरे भजन सिखाते हो उसमें भी सम्मिलित होंगे, और उनके गार्जियन को बुला करके कहना बैठ जा। तो इसने गार्जियनों को बुलाया कि भाई तुमको ये सारे नियम पालन करना पड़ेगा। तो वहाँ मुस्लिमों ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे बच्चे सारे सीखेंगे, ये अच्छी बात है, आप इनको सिखाओ। और ये इतना बढ़िया पढ़ाती है। वहाँ दूसरी ये लड़की है कोराम्बे की सरस्वती, ये भी करीब 30-35 बच्चों को पढ़ाती है, और इसके भाई बहन दोनों पढ़ाते हैं। तो इस तरह से एक बालवाड़ी केंद्र में 25-30 बच्चे आज महर्षि दयानंद की जय, वो महर्षि दयानंद के विषय में जानते हैं, वो आर्य समाज के विषय में जानते हैं, उनको भजन याद हैं, उनको गायत्री मंत्र याद हैं, और वो आगे उनको जो है कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं। कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया था। बालवाड़ी केंद्र में जाने के बाद फिर से उन्होंने नामांकन करवाया विद्यालय में, और यहाँ 3 बच्चे हैं। सत्यम है, सत्यम, सुनील, प्रिंस, ये देखिए ये बालवाड़ी की उपज है। ये बचपन में बालवाड़ी में पढ़ते थे, इनको ऐसा लगा कि हमें आगे गुरुकुल में पढ़ना चाहिए, और ये गुरुकुल में आकर के मैंने यहाँ इनको दाखिला कराया। उसी तरह से हमारे जो गुरुकुल है, गुरुकुल शांति आश्रम, वहाँ भी कई बच्चे जो बालवाड़ी में पहले पढ़ते थे, जिनको क ख हमने वहाँ के अध्यापकों ने सिखाया, वो आज आ करके
हमारे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। अभी मैं गया हुआ था बहादुरगढ़, 6 ऐसे बच्चे हैं जो बालवाड़ी केंद्र से हैं, उनको मैं बहादुरगढ़ छोड़ कर गया। तो आप सोचिए एक बालवाड़ी केंद्र से कितने फायदे हैं कि उन क्षेत्रों में जहां महर्षि दयानंद को कोई नहीं जानता था, जहां आर्य समाज नाम की क्या चीज होता है वहां कोई किसी को पता नहीं था। आज हमारे वो बच्चे महर्षि दयानंद की जय बोल रहे हैं, आर्य समाज की जय बोल रहे हैं। और महर्षि दयानंद के उनके यहाँ देखेंगे तो महर्षि दयानंद के फोटो लगा हुआ है, उनके घरों में ओम का झंडा लगा हुआ है। तो कुछ ऐसी हैं, अगर इसको और थोड़ा बढ़ाया जाए तो मैं समझता हूं कि आर्य समाज की जय जयकार होगी। और प्रारंभ से ही हम इन बच्चों को आर्य समाज की शिक्षा देंगे तो निश्चित रूप से आगे जाकर के ये आर्य समाज के महान भक्त बनेंगे। और उधर जो धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा है माताओं बंधुओं, तो निश्चित रूप से उसको रोकने में ये कामयाब होंगे। एक क्षेत्र है वहां, एक क्षेत्र है जहां अभी तक ईसाइयों का प्रभाव नहीं है, क्योंकि वहाँ जो है नक्सलियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। कुछ वर्ष पूर्व एक एसपी को भी वहाँ मार दिए थे। वहाँ भी आर्य समाज का ऐसा कार्य चल रहा है कि वहाँ आप तज्जुब होंगे, और वहाँ ईसाई आज जाने के लिए डर रहे हैं। जब बाजार में कोई लोग आते हैं वहाँ से, हमने कहा है कि सब टीका करके आओ। तो ये आर्य समाज का प्रभाव है, ये बालवाड़ी केंद्रों का प्रभाव है। हमारी ये जो बेटियां आई हैं, हमारी बहनें आई हैं, बहुत मेहनत से वहाँ पढ़ाती हैं। और आपका आशीर्वाद मिला इन बच्चों को तो निश्चित रूप से आगे और बहुत कुछ करेंगे। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शरद जी ने पूछा कि इनमें से भी बताया कि इसमें भी 3-4 बच्चे ऐसे बैठे हैं जो बालवाड़ियों से गुरुकुल की तरफ अग्रसर हुए हैं। तो आने वाले टाइम में आपके ऊपर भी ये जिम्मेवारी रहेगी कि आप जिसको अनुमोदित करेंगे कि फलाना बच्चा इतना काबिल हो गया है कि वो गुरुकुल में जाके शिक्षा ले सकता है, तो उसको जरूर गुरुकुल की शिक्षा के लिए भी कंसीडर किया जाएगा। समझ गए मेरी बात आप लोग? तो उसका भविष्य बनाने की जिम्मेवारी भी जो है एक आर्य समाज अपने हाथों में लेगा। भाई कृपाल जी हैं, कृपाल जी आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगा सरदाना जी से 2 मिनट के लिए आए और अपना समय दीजिए। सरदाना जी प्लीज आगे आ जाइए। जो भी वक्ता आपके सामने आ गया उसके लिए ताली जरूर बजाइए जोरदार तरीके से। सभी को सादर नमस्ते। श्रद्धेय दिल्ली मातृशक्ति प्यारे बच्चों, अभी आप बालवाड़ी प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से हमारे विनोद काला जी ने, आचार्य शरद जी ने, योगेश जी ने आपको विस्तार से बताया। ये जो प्रोजेक्ट है वास्तव में देश निर्माण का प्रोजेक्ट है। देखने में हम कहते हैं बालवाड़ी एक छोटी सी क्लास होगी, लेकिन उसका प्रभाव कहां पे पड़ता है? एक नागरिक पे, एक छोटे बच्चे पे। जब छोटे बच्चे पे संस्कार बीजित होते हैं तो कब वो बड़ा वट वृक्ष बन जाए आप नहीं कह सकते। आप एक छोटा सा बीज डालते हैं, कितनी आम की गुठली कितनी इतनी होती है। जब पेड़ बनता है 5-7 साल 10 साल बाद जब उसमें फल लगने लगते हैं तो कितने फल लगते हैं उसमें? कहां से आते हैं फल? वो कभी सोचा आपने? वो फल उन्हीं बीजित जो हमने छोटा सा बीज डाला वो अंकुरित होता है, संस्कारित होता है, तो उसी में फल, कितने फल लगते हैं। हर साल हर पेड़ पे हजारों फल लगते हैं। तो यही जो आपने संस्कार, आपने शिक्षा, जो आपने उनको ज्ञान देना है, बच्चों को ध्यान देना, खासकर हमारी बहनें जो हमारे बीच में ट्रेनिंग के लिए आई हैं, जो पहले भी कुछ बालवाड़ी का कार्यक्रम कर रही हैं और आगे भी करेंगी। तो जो आप उनको संस्कार देंगे, जो आप शिक्षा देंगे, जो ज्ञान देंगे, जब वो विस्फोटित होगा, आगे बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगा। अभी योगेश जी कह रहे थे कि
मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर का कितना इफेक्ट होता है। एक चेन बढ़ती है। आज आप ये काम कर रहे हैं, कल जो बच्चे आप सिखाएंगे उनके अंदर प्रेरणा भी आएगी कि हम भी ये कार्य करें। एक से एक 2 2 और 11 बनाएंगे। तो आप समय की सीमा को ध्यान रखते हो, अधिक ना बोलता हुआ, आप सभी जितनी भी ट्रेनिंग है, आपने जो अपना प्रण लिया है इस शिक्षा को विस्तार का, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आप अपनी पूर्ण क्षमता से इस जो आपका रिफ्रेशर कोर्स है या जो ट्रेनिंग है इसको आप ग्रहण करें। आपके बीच में जो आपके ट्रेनर्स हैं, अभी बहन नीरज जी ने आपको बताया, और भी बहन शशि दुर्गा जी हैं, उषा जी हैं, और भी जितने भी हमारे टीचर्स हैं, आप सबको ये 10 दिन तक पूरा पुरुषार्थ के साथ आपको ट्रेनिंग देंगे। आप उनको ग्रहण करें और उस ट्रेनिंग का जो अभ्यास आपने प्राप्त किया, जो उसमें आपने ज्ञान प्राप्त किया, उसको आप विस्तीर्ण करेंगे अपने बालवाड़ियों में जाके। और खाली बालवाड़ी के बच्चों के नहीं, आपने जो शिक्षा यहाँ ग्रहण की है, आपने तन मन से पूरे पुरुषार्थ के साथ वहाँ के क्षेत्र के निवासियों को भी देना है। खाली बच्चों को पढ़ा के आपका काम इतिश्री नहीं होगा। जब आप देख रहे हैं कि वहाँ अंधविश्वास फैल रहा है, वहाँ कुरीतियाँ फैल रही हैं, तो उसको आगे भी आके खड़े होना वो भी आपका दायित्व है। मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ। ओम शांति। सरदाना जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। देखिए, आपके सामने जो भी बोलने के लिए आ रहे हैं, अपने पूरे जीवन का अनुभव रख के जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप सीखने के लिए बैठेंगे तो आपका कॉपी और पेन हमेशा आपके पास होना चाहिए। जो भी आपको बातें अच्छी लगें, जो आपने, क्योंकि आपके आगे जाके आपने बच्चों को बताना है, जो सीखेंगे वो भी बताना है, जो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है वो भी बताएंगे, जो आने वाले टाइम में और सिखाया जाएगा वो भी आपने बताना है। ठीक है, बड़े अच्छे से सीख के जाइए। कोई भी क्वेरी होती है, कभी आपके मन में कोई शंका आती है, तो उसको भी नोट कर लीजिए। उसका भी पूरा समाधान आपको इन 10 दिन के अंदर करके भेजा जाएगा। आपको बिल्कुल ऐसा बना के भेजा जाएगा कि आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी संशय नहीं रहेगा। आप ए से लेकर जेड तक कुछ भी पूछना चाहेंगे, कुछ भी पूछना चाहते हैं, आपको हर चीज का पूरी ईमानदारी से उत्तर मिलेगा। ठीक है, आपको उत्तर मिलेगा तभी आप आगे बढ़ाएंगे। दाएं बाएं की बातें नहीं की जाएंगी, बिल्कुल सार्थक बातें आपके साथ की जाएंगी। अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं भाई विनय आर्य जी से निवेदन करूंगा कि आप 1 मिनट, दहिया जी इशारा कर रहे हैं, दहिया जी 1 मिनट के लिए आशीर्वाद के रूप में आपको बुलाऊंगा। 1 मिनट के लिए फिर आहूजा जी आशीर्वाद देंगे। उसके बाद मंच विनय जी जितनी देर बोलना चाहेंगे, क्योंकि विनय जी के लिए हम समय की सीमा नहीं बांध सकते, तो 1-1 मिनट के लिए दहिया जी और आहूजा जी। सबको नमस्ते। मैं, बच्चे सभी ये बाहर से आए हैं टीचर, लेकिन एक बच्चा है जो हमारे बिल्कुल पड़ोस से आर्य समाज सैनिक विहार के सामने हमारी बिटिया रहती है। लक्ष्मी बेटे एक बार खड़े हो जाओ। आर्य समाज सैनिक विहार ने ये सोचा कि एक बालवाड़ी हम चलाने की चेष्टा करते हैं। ये ट्रायल के तौर पे होगा। अगर ये कामयाब होती है, क्योंकि जोगियाँ हैं हमारे बिल्कुल पड़ोस में, उन जोगियों से बच्चों को हम रोज़ देखते हैं, वहाँ ताश खेलते हैं, गलत सलत वो हम काम होते रहते हैं। तो मैंने बिटिया से बात की, बेटे आप ये काम करने को तैयार हो? तो इसने हामी भरी है। हमारे पास आर्य समाज सैनिक विहार के साइड में हमने जो जगह बनाई है उसका यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा, और उम्मीद है कि इन बच्चों के साथ बेटे आप जितना सीख सकते हो उतना सीखो। बच्चे जितने कहेगी 20, 25, 30 वो वहाँ से मिल जाएंगे जोगियों से। ओम। आदरणीय आहूजा जी हमारे आर्य समाज के वरिष्ठ प्रधान हैं, तो सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको आशीर्वाद स्वरूप बोलेंगे। सबसे जितने भी साथी बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, तो सबसे नौजवान हमारे बीच में आहूजा जी हैं। आहूजा जी से निवेदन करूंगा आप आए और 2 मिनट के लिए बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। बहनों, प्यारे बच्चों, आज हमारे बीच में जहाँ जहाँ हमारी बालवाड़ियाँ चलती हैं, उनके शिक्षक हमारे बीच में आए, बड़ा हमारा सौभाग्यशाली है। और ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ
मैं शिक्षण से यही प्रार्थना करूंगा, आप जहां भी शिक्षा दे रहे हैं आर्य समाज का नाम उज्जवल कीजिए और बच्चों में अपने गांव में ओम का नारा लगा के आर्य समाज की जय जय कीजिए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनय जी को बुलाने से पूर्व, विनय जी, मैं आपके बारे में जो आपसे आपका बोला हुआ सीखता हूं मैं, तो आगे जाके कहीं ना कहीं काम जरूर आता है जाके, और बड़ी बड़ी अच्छी जगह पर काम आता है। पीछे आपने एक बार अपने संबोधन में बोला था कि जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसमें उचित मात्रा में देसी घी और सामग्री डालनी चाहिए, जितना शरीर का वजन होता है उतनी सामग्री डालनी चाहिए। ये इस लीग से हटके है, पर मेरे को शेयर करते हुए कोई वो सी बात नहीं है। तो पीछे एक आर्य समाज के वयोवृद्ध मीन्स सेनानी कहूंगा, उनका देहांत हुआ 106 वर्ष की आयु में। तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गई जाके बातचीत के बीच में कि सामग्री डालेंगे, घी डालेंगे तो इससे जो होगा नुकसान होता है, जाके किसी गरीब को खिला दिया जाए घी, उससे बढ़िया ये है कि हवन उसमें मत डाला जाए, किसी गरीब को खिला दिया जाए तो बहुत बड़ा उपकार होगा। तो अब बच्चे जो थे, बच्चों की आयु 75 वर्ष थी, बेटों की, बेटियां और बड़ी थी उनसे 75 वर्ष की आयु की भी, जब बहनों की बड़ी बहन ने बोल दिया कि नहीं 2 किलो सामग्री और 2 किलो घी आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, तो बेटे जो थे मायूस हो गए, क्योंकि जो बेटे थे, जो भाई थे, उनकी बहनों के सामने नहीं चलती थी। तो मेरे को पता चला, नीरज आर्य जी को पता चला, तो उन्होंने कहा जी खुला सामान आने दो, आप मानेंगे नहीं, बिलीव नहीं करेंगे, हमने 40 किलो के करीब देसी घी का इस्तेमाल किया और 50 किलो के करीब सामग्री आनन फानन में मंगा के संस्कार किया। थोड़ी परिवार में नाराजगी आ गई। पटेल नगर आर्य समाज के अंदर अंतिम जो शोक सभा होती है वो हो रही थी, तो उसके अंदर जो आपने एक जगह बोला था कि साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि अगर हम हवन के माध्यम से वर्षा भी कर सकते हैं जाके, वो बात मेरे ध्यान में आ गई। 2 मिनट मांगने का समय लिया उनसे, तो बातों में मैंने ये बोल दिया उनको जाके कि आप जो संस्कार के बीच में लगाते हैं जाके घी या सामग्री लगाते हैं, उसका नुकसान नहीं होता, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप लगाइए, कि जितना आप संस्कार में डालेंगे जाके वो हजारों गुना बढ़कर आपको वर्षा के रूप में वापस मिलेगा जाके। और सबसे बड़ी बात जो उनको अपील की यही, उस दिन गर्मी बहुत थी, पोल्यूशन बहुत ज्यादा था, कि मैं कहा बाबूजी जाते जाते बाहर का पोल्यूशन अगर 400 था तो अंदर का पोल्यूशन 300 से 350 तक करके गए हैं, किसी को जलन नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। बाद में उन्होंने परिवार के अंदर थोड़ा फील किया जी हमारे से गलती हो गई थी, कि बाबूजी का संस्कार ऐसे ही होना चाहिए था, और आने वाले टाइम में भी हम प्रेरित करेंगे, एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे, जैसे इजिप्ट के अंदर आप जाते हैं, मिस्र के अंदर जाते हैं, वहां एक ग्रुप बना हुआ है मम्मीफिकेशन का, कि एक व्यक्ति की आयु 20 वर्ष होती है तो अपनी डेथ का प्रोविजन पहले कर देता है कि मेरे को मम्मी बनवानी है। आप देखते होंगे कि एक मम्मी का प्रोविजन, मम्मी किसको कहते हैं, कि जो पुराने शरीर रखे हुए हैं, जीवित ऐसे के ऐसे शरीर रखे हुए हैं, उनको लेप लगा के छोड़ देते हैं, 1000 साल पुराना, 2000 साल पुराना। तो जो मिस्र देश है, इजिप्ट देश जो है, वहां पर इसके लिए जो है बुकिंग होती है, पहले जाके 50 साल में मृत्यु होगी, 60 में होगी, 100 साल की आयु में होगी, तो पहले बुकिंग करवा देता है। तो हम भी आपके माध्यम से ये चाहेंगे, आप एक ऐसा मंच बना दीजिए कि एक अंतिम संस्कार के लिए आदमी अपना प्रोविजन करना शुरू कर दे, कि मेरा जब जाना सभी नहीं है, अंतिम संस्कार जब आदमी का हो तो शाही तरीके से होना चाहिए जाके, कि आज वो बुक करा दे अपना कि ठीक है 50 वर्ष की आयु है, 60 की है, 70 की है, 80 में जाए, 100 में जाए, 100 रुपये साल का दे, 200 रुपये साल का दे, पर ऐसा भव्य होना चाहिए कि दुनिया देखे उसको जाके। तो मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, भाई विनय जी से निवेदन करूंगा, मंच आपके हाथ में रहेगा, आप जितना बोलना चाहें बोल सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, जो मैंने बात कही है एक बार ताली बजा दीजिए। इसका प्रोविजन दिल्ली सभा ने विनय आर्य जी के नेतृत्व में पहले ही किया हुआ है। कोई ये चाहता है कि मुझे अपनी अंतिम यात्रा बड़े अच्छे तरीके से निकालनी है, तो उसका प्रोविजन भी आर्य समाज ने कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भाई विनय जी, अब आप आगे आइए, आपके अनुमोदन की सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। जोरदार तालियां। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणा। आज इस बालवाड़ी प्रशिक्षण शिविर के आरंभिक दिवस के अवसर पर जो अलग अलग क्षेत्रों से हमारी बेटियां बहनें पहुंची और
भाई पहुंचे, उन सबका स्वागत करते हुए और जिन महानुभावों ने अभी तक अपने विचार यहाँ पर रखे हैं उन सबका भी अभिनंदन करते हुए वेद प्रचार मंडल के माननीय प्रधान जी आदरणीय सुरेंद्र आर्य जी और दिल्ली आर्य सभा के हमारे मंत्री महोदय आदरणीय वीरेंद्र सरावना जी और श्रीमान कृपाल सिंह आर्य जी और जिन महानुभावों के ऊपर ये जिम्मेदारी है बालवाड़ी प्रकल्प की, श्रीमान रवि आहूजा जी और सुरेंद्र जी तो देख ही रहे हैं, साथ में उनके साथ में जो विनोद काल्ला जी और माननीय दैया साहब, माननीय दुर्गा जी और मंत्री जी हमारे कहाँ गए, हाँ बैठे यहाँ पीछे बैठे और इस प्रकल्प को देख रही हैं हमारी जो अनु जी और क्या नाम है सुप्रिया जी और नीना जी, सभी का स्वागत है। आपने अभी तक समझ तो लिया होगा क्या होने वाला है। किसको लगता है कि मुझे सब पता है क्या होने वाला है? बोलो। अब हाँ क्यों की थी फिर? आपको मालूम है हम क्या करने वाले हैं? किनको मालूम है? हाथ उठाइए। अब आप बच्चों से जब बोलेंगे हाथ उठाइए और कोई बच्चा हाथ न उठाए तो क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? हैं? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप किस लिए यहां पर आए हैं? ये किस किस को मालूम है? मेरी बात समझ में आई है? ये बता दो पहले, हाँ या ना करो। मेरी बात समझ में आई है? तो अब बोलो आप किस लिए यहां पर आए, ये बताओ। ऐसे नहीं, हाथ खड़ा करो। अरे बात नहीं बोलनी, हाथ खड़ा करो। मुझे पता तो लोगे किन किन को मालूम है। अभी 1 2 3 6 7 बार जाने के बाद मेरी बात समझ में आई है आपको, ठीक है? अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कौन आकर के यहाँ पर बता सकते हैं हमारी बहन की हम इसलिए यहाँ पर आए। बोलो कौन आएंगी? बोलो आप आएंगे? चलो आइए। ये बहन हमारी महाराष्ट्र से आई है, बेलखेड़ एक छोटा सा गांव है महाराष्ट्र में। मैं स्वयं उस गांव में गया भी था। ये खुद बताएंगी 2 मिनट के लिए, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। सभी को मेरा सादर नमस्ते। हम महाराष्ट्र से आए हैं, तो वहाँ विनय जी, हमारा सौभाग्य था कि वो 21 तारीख का सफ़र है वहाँ पे, तो विनय जी हमारे गांव पहुँचे, तभी उसने हमको, अब वहाँ पे हम आर्य समाज चलाते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग लेंगे और आर्य समाज का नाम रोशन करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे आए। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और कौन बता सकता है और क्यों आए हैं? बालवाड़ी क्या चीज होती है? बालवाड़ी के बारे में किसको मालूम है? अरे जो हमारे शरद जी के साथ में आए उनको तो मालूम होना चाहिए, जो चला रहे हो ना आप। थोड़ा सा बताओ आप क्या चला रहे हो, कब से चला रहे हो, बोलो। सभी को नमस्ते। मेरा नाम है निशा कुमारी और मैं झारखंड राज्य से आई हुई हूँ और मैं 2022 से बालवाड़ी चला रही हूँ, जिसमें मेरे लगभग 57 बच्चे हैं और मैं सभी को पढ़ा रही हूँ, जिसमें से 19 मुस्लिम बच्चे भी हैं और सभी बच्चे गायत्री मंत्र भी करते हैं। और जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को और कैसे अधिक से अधिक जानकारी दी जाए, अधिक से अधिक बातें उन लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, या फिर कुछ ऐसे बातें जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है हम लोगों के पास, तो उसी सब के बारे में हम लोग यहाँ जानने के लिए आए हैं। और उम्मीद है सभी माताएं से हम लोगों को बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी और हम लोग जा कर के बहुत सारे बातें बच्चों को सिखाएंगे भी। जी सही। एक मिनट ठहर जाओ, यहीं ठहरो। इनके यहाँ पर 57 बच्चे इनकी बालवाड़ी में आते हैं, कभी 2-4 कम आते होंगे, कभी 2-4 ज़्यादा, ऐसा है ना? 5 बच्चों के नाम बताओ। अंकुश कुमार राम, विष्णु राम, ऋषु राम, रेशमी कुमारी, दीपिका कुमारी। चलो किस किस क्लास में पढ़ते हैं, अंदाजा किस उम्र के बच्चे आते हैं? 9 तक के बच्चों को आते। बैठो, शाबाश। चलो देखो बेटा, मोटे तौर पे चीज को समझ लो, क्योंकि आज से आपका प्रशिक्षण शुरू है। मैं 5-7-10 मिनट बोलूंगा। हमेशा समझना कि किसी ना किसी के माध्यम से किसी ना किसी को ज्ञान दिया जाता है। अपने आप ज्ञान नहीं आता, अपने आप ज्ञान नहीं आता। आप किसी भी अध्यापक से पूछो
आप मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती हो, आपको किसने सिखाया? वो बोलेंगी मेरी मैडम ने सिखाया। फिर आप उनके पास जाओ, मैडम आपने बहुत अच्छी मैडम बनाई, बहुत अच्छा सिखाया, आपको किसने सिखाया था? बोला मेरी मैडम ने सिखाया था। आप चलते जाओ, किसी ने किसी को सिखाया है। बिना सिखाए नहीं आता है, मेरा वचन नहीं है, ऋषि दयानंद कहते हैं, महर्षि दयानंद कहते हैं ज्ञान सिखाए बिना नहीं आता। और ज्ञान देने वाला और ज्ञान लेने वाला, जानकारी देने वाला और जानकारी लेने वाला दोनों की जरूरत से आता, यानी जानकारी देना चाहे जो उसकी और जो लेना चाहे उसकी। मैं यहां बोलता रहूं, आप सुनना ही ना चाहो, बेकार है कि नहीं? हाँ या ना बोलो भाई। और तुम सुनना चाहो, मैं बोलूं कुछ नहीं, दोनों बेकार हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए दोनों की जरूरत है। जो यहां पर आएगा वो आपको बहुत अच्छी मेहनत से सिखाएगा, उनका कोई स्वार्थ नहीं, उनको कोई धन नहीं मिल रहा, उनकी केवल एक इच्छा है कि आपके माध्यम से हम हजारों बच्चों को देश के लिए एक अच्छा व्यक्ति बना सकें। मेरी बात स्पष्ट हो रही है कि नहीं? क्लियर हो रही है मेरी बात? उनकी केवल इतनी इच्छा है। आपकी इच्छा क्या है? कि मैं अपने गांव में, अपने क्षेत्र के 40-50 बच्चों को ऐसी शिक्षा दे सकूं कि वो अपने जीवन में पढ़ भी जाए और एक अच्छा नागरिक बन जाए। पढ़ते तो बहुत हैं। जिसने अमेरिका में पायलट बन के हवाई जहाज चला के और बिल्डिंग उड़ा दी थी, वो अनपढ़ था कि पढ़ा लिखा था? हाँ बोलो बोलो। अगर आप अभी नहीं बोल रहे हो तो कल से कैसे बोलोगे इनके सामने? अरे जो हवाई जहाज से बिल्डिंग उड़ाया था कि नहीं अमेरिका की, कितने बच्चों को, कितने लोगों को मालूम है? इसको मालूम है। वो जो पायलट बन के उसने बिल्डिंग के अंदर अपना हवाई जहाज घुसा दिया, बिल्डिंग जल गई, हजारों लोग मर गए। वो अब पायलट पढ़ा लिखा था या अनपढ़ था? पढ़ा लिखा था, लेकिन उसमें किस चीज की कमी थी? मानवता की कमी थी। उसको पता नहीं था कि वो कितना गलत काम करने जा रहा है। जो आतंकवादी बंबई में आया और होटल में घुस को सबको बंदूकें मार के सबको उड़ा दिया होटल के अंदर, वो आतंकवादी अनपढ़ थे या पढ़े लिखे थे? सब पढ़े लिखे थे। इसलिए पढ़ाई अकेली बहुत नहीं है, वो तो वो स्कूल में भी कर लेगा। जो बच्चे तुम्हारे क्लास में आएंगे, बालवाड़ी में आकर के बैठेंगे, वो बच्चे पढ़ाई तो स्कूल में भी कर सकते हैं। तो बालवाड़ी में उनको नया क्या मिला? बोलो क्या मिला? हाँ, उसको ऐसा बच्चा बना करके भेजना हमने कि वो उसको ये पता लग जाए मेरे देश के लिए क्या ठीक है क्या गलत है, मैंने देश के लिए कुछ करना है, मैंने देश के विकास के लिए कुछ करना है, मैंने समाज के विकास के लिए कुछ करना है, मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी कुछ करना है। उसको ये समझ में आ जाना चाहिए क्या सही क्या है और गलत है। अगर ये आपकी बालवाड़ी में आने वाले बच्चे को समझ में आ गया। अभी एक घटना हुई है पिछले 2 या 3 दिन पहले, भाई ने मना किया मोबाइल देने को, नहीं बहन ने मना किया मोबाइल देने को, भाई अंदर से चाकू निकाल के लाया और भाई बहन को चाकू मार के मार दिया और मोबाइल छीन करके खेल रहा, बहन मरी पड़ी है। आप सोच करके देखना समाज कहां पे पहुंच चुका है। ये सच्ची घटना भाई साहब, आप कल्पना करके देख लो आप किस समाज में खड़े हो। कारण क्या है? बच्चा पढ़ रहा है हमारा, कौन से स्कूल में? मॉडल स्कूल में पढ़ता है, बस इतना ही मालूम है माँ बाप को, इससे ज्यादा कुछ भी मालूम नहीं है। बच्चा पढ़ क्या रहा है, सीख क्या रहा है, समझ क्या रहा है, सोच क्या रहा है, कुछ मालूम नहीं है माँ बाप को। घर के अंदर माँ के पास अलग मोबाइल है, बाप के पास अलग मोबाइल है, भाई के पास अलग मोबाइल है, बहन के पास अलग मोबाइल है, नौकरानी के पास अलग मोबाइल है, 5 मोबाइल बैठ करके चला रहा है परिवार। तो ऐसे ही बच्चे पैदा होंगे, ऐसे ही बच्चे बनेंगे। अपनी बहन को किचन के चाकू से निकाल करके लाके उसका चाकू मार देना, आप सोचो किस समाज में आप खड़े हो, किस समाज के लिए काम करना है। एक घटना बताइए मैंने तो, इसलिए आप कोई छोटे काम के लिए नहीं जा रहे हो, एक बड़े उद्देश्य के लिए जा रहे हो। जो 50-57 बच्चे उस बेटी के बालवाड़ी में आ रहे हैं ना, उन 50-57 बच्चों के जीवन में ऐसा बदलाव आ जाए, उनको ये समझ में आ जाए कि दुनिया में ये ठीक है और ये गलत है, बस इतना बहुत है, पर्याप्त है।
उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, और ये आप कर सकते हो। आर्य समाज इसीलिए है, आर्य समाज यही बताने का काम करता है सही क्या है और गलत क्या है, बस। बाकी तो इच्छा है जिसकी जो चाहे करे, कौन रोक सकता है। 4 दिन 5 दिन पहले की घटना है, बंबई के अंदर वो इंजीनियर था या कौन था जो पुल वो समुद्र में डूब के मरा है, जिसने गाड़ी खड़ी करी है समुद्र के किनारे पुल पर, वो किसी कंपनी में काम है, इंजीनियर है ना, पढ़ा लिखा इंजीनियर, परिवार चला रहा है, गाड़ी ली, बंबई के पुल पर गया, गाड़ी खड़ी करी, पुल के ऊपर चढ़ गया और नीचे समुद्र में डूब गया, मर गया। बच्चे जाएं भाड़ में, कोई मतलब नहीं है। क्यों? कि मालूम नहीं है कि मेरा जीवन कितना कीमती है, बस आया गुस्सा और चल गया, उतर के मर गया। रोएंगे बीवी, रोएंगे बच्चे, कौन देख रहा है? इसलिए मेरे से पढ़ करके जाने वाला, मेरी बालवाड़ी में आकर के जाने वाला बच्चा समाज में कुछ विशेष काम करे। अब देखो कितना बड़ा बात बताई शरद जी ने, बालवाड़ी में बच्चे पढ़ते थे, वहां से पता लगा, वहां से यहाँ गुरुकुल में बच्चे आ गए। देखो कैसे लाभ मिलता है। भाई साहब अभी चेक इन्होंने दिया था, भाई साहब ने चेक दिया ना 18,000 रुपए का, 18,000 रुपए का आपने दिया है। देखिए धन वहां से चला, ठीक है। अब धन की गति सुनना, भाई साहब ने धन कमाया, उन्होंने इच्छा रखी कि मेरे पैसे का कोई शिक्षा के लिए उपयोग होना चाहिए, उन्होंने पैसा दिया दयानंद सेवाश्रम संघ को। वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा गया आपके पास में, ताकि आप भी अपने जीवन का कुछ अंश में उसका लाभ से हो अपनी उन्नति में ले सकें। उस पैसे से आपने जो समय दिया, उस पैसे से बच्चे में क्या गया? ज्ञान और संस्कार। ये 2 चीजें ध्यान रखना, ज्ञान अकेले मत देना। ABCD कैट बैट कुछ नहीं है, सब दुनिया पढ़ा रही है, हजारों स्कूल पढ़ा रहे हैं, लाखों स्कूलों में पढ़ाइयां हो रही हैं। ये जितने मैंने घटनाक्रम बताए हैं सारे पढ़े लिखे परिवारों के बच्चे थे, कोई अनपढ़ परिवार का नहीं था। और जो मोबाइल की घटना मैंने बताई है, बहुत अमीर परिवार के बच्चे हैं। वो माँ बाप सिर पे हाथ पीट के पागल हो रहे हैं, हमारे बच्चे ने ये कर कैसे दिया? जब दिन भर वो मोबाइल देख रहा है, दिन भर वो कार्टून देख रहा है, दिन भर वो मूवी देख रहा है, तो उसके ऊपर संस्कार काहे के पड़ेंगे? इसलिए ज्ञान और संस्कार, ये 2 चीजें आपके माध्यम से आपके बच्चों को जानी चाहिए। फिर वहां से एक बच्चे को प्रेरणा जगी, फिर वो प्रेरणा लेकर के देखो यहां पर आ गया। अब यहां पे ये पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, शायद गांव में उतनी अच्छी पढ़ाई ना कर पाता जितनी अब यहां पर ये कर लेगा। देखो वो 18,000 रुपयों से आपका परिवार का लाभ हुआ, आपके बाद उन बच्चों का लाभ हुआ, उनमें से बच्चा यहां पर आया और यहां से आगे पढ़ करके ना जाने कैसे क्या बन जाएगा। इसलिए धन की गति, वेद में लिखा, ऋषि दयानंद ने लिखा, दान सबसे बड़ा पढ़ाई के लिए दिया गया सबसे बड़ा दान है। इसलिए मैं आभार करता हूं भाई साहब का, उन्होंने इच्छा रखी और अपना सहयोग प्रदान किया। मैं बहुत बहुत आभार भी करता हूं, तालियां बजा के उनका अभिनंदन भी करता हूं। और उन सभी महानुभावों का आपसे भी अनुरोध करता हूं, आज के दिन में जब आप रानीबाग जाते हैं ना मार्केट खरीदारी करने के लिए, तो 5-6 हज़ार रुपये से कम किसी के जेब में नहीं होते होंगे, तो कोई खरीदारी होगी नहीं, कहीं चले जाइए। इसलिए बहुत कम रुपयों में हम एक छोटा विद्यालय चला सकते हैं। विद्यालय चलाने के लिए जरूरी नहीं है 5-7-8 करोड़ की बिल्डिंग बनाना, ये छोटा विद्यालय है। और आपसे मैं जो कहना चाह रहा हूं वो सुनना भाई, आपने छोटा सा क्लास शुरू की, फिर आपको लगा मैं तो स्कूल चला सकता हूं, आपने किराए का 2 कमरा लेकर के वहां स्कूल चालू किया। जब स्कूल चालू हो गया, ठीक से लग गया, तो हमारी सहायता मिलेगी आपको थोड़े 4-6-8 कमरे बनाने में, और हो सकता है आप अपना वहां पे स्कूल खड़ा कर लें। और फिर किसी दानदाता की इच्छा होगी तो एक अपने जीवन में, मैं तो सबसे कहता हूं, अरे अपने जीवन में 4-6-8 फ्लैट खरीद रहा हर आदमी, मेरा एक फ्लैट नोएडा में, मेरा एक फ्लैट रोहिणी में, मेरा एक जमीन वहां पे, मेरी कुछ नहीं किसी के साथ जाना। अपने जीवन में एक स्कूल बना करके जाओ सभी, अपने नाम से, अपने पिताजी के नाम से, माताजी के नाम से। 4-6 कमरे का स्कूल बनाने में किसको क्या घाटा है दिल्ली के अंदर? आज मंदिरों में सोना चढ़ा देंगे जाकर के, मंदिरों में लाखों रुपए करोड़ों रुपए चढ़ता है, मुझे नहीं मालूम उसका कितना लाभ हानि होती, मैं उसके बारे में नहीं कहता। लेकिन आप जिस पैसे से स्कूल बनाएंगे 4-6 कमरों का, अगर आप मेहनत करेंगे तो ध्यान देना, मेहनत आपकी है, धन किसी और का होगा। अगर आप लगेगा कि जैसे बहन जी स्कूल चला रही हैं, मैं इनके स्कूल देखने गया था जी,
मैं सच बता रहा हूं, 6 साल 7 साल से स्कूल चला रहे हैं। 2 कमरे हैं, उन दोनों कमरों में 3 चीजें नहीं है, ना तो दरवाजा है, ना खिड़की है, ना फर्श है, और चौथी चीज भी नहीं है, प्लास्टर नहीं है। जैसे तैसे ईंटें रख के इन्होंने अपने, मेरे पास फोटो है, इनका बेटा है, वो बेटा जो है ना वो मतलब चल नहीं सकता है, वो बचपन से उसको पैरालिसिस है, लेकिन उसको भी संभालती हैं, आर्य समाज का काम भी करती हैं, और वो विद्यालय में आने वाले 40-50 बच्चों को भी पढ़ाती हैं। जा करके देखना। मैं तो दिल्ली वालों को कहता हूँ, मसूरी शिमला बहुत घूम चुके हो, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अब लंदन फ्रांस भी दिल्ली वाले बहुत बार घूम के आ चुके हैं। अब आपको जरूरत है उन क्षेत्रों में जाइए ना जहां बालवाड़ियां चल रही हैं, आप बनाइए टूरिज्म का प्रोग्राम, बच्चों को लेकर के जाइए, 3 दिन 4 दिन वहां रुकिए, आपको लगेगा कि ये मेरा देश है। आपने देश देखा नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। अभी शिमला देखा है, नैनीताल देखा, मनाली देखा, मसूरी देखा है, ऊटी देखा, बॉम्बे देखा, गोवा देखा, अंडमान निकोबार भी देख लिया होगा, लद्दाख भी देख लिया होगा, लेकिन देश नहीं देखा। देश देखने जाना है, झारखंड जाइए जहां पे आचार्य में जाइए, जहां पे दयानंद सेवाश्रम संघ के स्कूल चलते हैं। असम में जाइए जहां कभी पूज्य माता जी ने, पूज्य हमारे पृथ्वीराज शास्त्री जी ने बालवाड़ियां खड़ी की थी, वहां स्कूल बन गए। इसलिए अपने जीवन को, बचे हुए जीवन को सार्थक करना है तो अपने आप सोचिए मैंने क्या करना है। पैसा है, स्कूल बनाइए। कम पैसा है, एक बालवाड़ी चालू कीजिए। 3,500 रुपए महीने में इस समय एक बालवाड़ी चलती है, और उस पैसे का से एक बच्चे का परिवार भी चल रहा है। ध्यान देना, अकेली बालवाड़ी नहीं, एक बच्चे का परिवार भी उस पैसे से चल रहा है। थोड़ा ज्यादा पैसा, बड़ा स्कूल बनाइए। पैसा नहीं है, समय दीजिए। घर पे व्यर्थ परेशान होने का और बहू बेटों को परेशान करने का क्या लाभ। इसलिए मेरा सबसे कहना है, जहां जहां बालवाड़ियां चलेंगी वहां वहां आप भी मन में सोचिएगा कि भाई 1-2 बार तो जाएंगे। आपके जाने से इनकी बालवाड़ियों में कितनी गति आएगी ना, आप यहां बैठ के अनुमान नहीं लगा पाएंगे, जा करके देखिएगा। इसलिए समय लगाने का तैयारी करिए अब, अगर आने वाले समय में हम कुछ वास्तव में परिवर्तन करना चाहते हैं। इसलिए आप सबने इन 10 दिनों में खूब सीखना है, समय मत व्यर्थ करना। हमारी कोशिश होगी कि 15 अगस्त को पूरे दिन आपको लाल किले का जो बड़ा प्रोग्राम होता है, कोशिश कर रहे हैं, शायद संभव हो जाएगा तो वहाँ भी वो दिखाएं। दिल्ली की लाइटिंग जो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन पे बहुत शानदार होती है, वो भी आप देखें। दिल्ली का भ्रमण भी होगा, लेकिन भ्रमण जब होगा उससे पहले पूरा समय कौन कौन सिखाएंगे आपको, मैं उनको मिलवा देता हूँ आपसे। आपको सिखाएंगी बहन जी, नीरज जी 1 मिनट आप खड़े होइएगा, एक बार तालियां बजा के इनका स्वागत करते रहिए। आपको सिखाएंगी हमारी बहन जी उषा रिहानी मैडम। एक बार खड़े हो जाइए मैडम, एक बार ताली आप भी बजाइए इनके लिए, मैडम के लिए ताली। आपको सिखाएंगे हमारे धर्मवीर जी। कहाँ है धर्मवीर? एक बार शारीरिक शिक्षा, जो व्यायाम, योग, आसन और न्यूनतम, बहुत शानदार, जितना सीख सको क्षमता आपकी होनी चाहिए, सिखाएंगे आपको। यज्ञ का कार्यक्रम, हाँ जी शास्त्री जी, हाँ दिनेश जी आने वाले, एक दिनेश जी भी आएंगे, वो आपको यज्ञ का कार्य सिखाएंगे, संध्या और यज्ञ करना। सबको यज्ञ सीख के जाना, यहाँ से करना। ऐसा लगेगा कि मेरे जीवन में आनंद आ रहा है, मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, मैं दुनिया से अलग हूं। अब मैं उन जैसी नहीं हूं जो मेरे गांव में कोई बहन बेटी रहती ना, मैं उनसे कुछ अलग हूं, लेकिन उनके साथ रहना है। अलग नहीं कि मैं अलग हूं, ऐसा नहीं है। वो उसको दिखे आप अलग हो, आपने नहीं दिखाना आप अलग हो। आपके व्यवहार में दिखेगा, आपके शब्दों में दिखेगा, आपके आचरण में दिखेगा। जब दूर से कहेंगे मैडम मैडम नमस्ते, वो कहेंगे ये कौन सी मैडम बन गई। जब बच्चे आपके आसपास आएंगे, आपको प्यार करेंगे, आपको सम्मान करेंगे, अपने आप दुनिया को दिखेगा। आपने नीचे बन के रहना है, बच्चे आपको बड़ा बनाएंगे। कौन बनाएगा बड़ा? बच्चे बनाएंगे बड़ा, आपने नहीं बनना। आप भी सुन रहे हो ना? आप ये 10 दिन छोटा मत समझना, 10 दिन जीवन के जो हैं यहाँ के, ये बहुत कीमती दिन है। इन दिनों में मैडम भी आएंगी बीच में, अनु जी आप खड़े होना एक बार, मैडम भी आएंगी, ये भी अपना लेक्चर देंगी। हमारे भाई साहब कहाँ गए? ये पीछे हमारे माननीय मंत्री यशदा तारे जी भी समय देंगे, ये भी आएंगे, आप इनको भी देखिएगा। मैं खुद भी आपके बीच में समय लगाऊंगा, और समय समय पे मैं सभी से निवेदन करूंगा जो जो सेवा कर सकें
भोजन आदि की व्यवस्थाओं में सहयोग दे सके वो दीजिए। असली पवित्र काम है, व्यर्थ का नहीं है, झंडे उठाने का, भीड़ लगाने का, नारे लगाने वाला प्रोग्राम नहीं है। ये वास्तविक सेवा है जो आदरणीय सरदाना जी ने बताई थी। ये बीज डल रहा है। क्या डल रहा है? बीज। और ये वृक्ष बनेगा छोटा छोटा, उसके ऊपर फल ना जाने कितने लगेंगे। मैं तो भामल का उदाहरण अनेक बार देता हूँ। भामल में हमारा एक स्कूल है, संजय ने शुरू किया था, और कितने दिन पहले, शायद 20 साल 22 साल पहले शुरू, 25 साल हो गए होंगे, उन्होंने बालवाड़ी शुरू की थी। बालवाड़ी के बाद गांव में एक कमरा किराए पे लेके स्कूल चालू किया, फिर 3 कमरे किराए पे लिए, फिर एक जगह दान में मिल गई वो ली, उसके बाद छोटा स्कूल बनाया वो हुआ। अब फिर महाशय धर्मपाल जी ने देखा छोटा स्कूल बहुत अच्छा चल रहा, उन्होंने बड़ी बिल्डिंग बना दी। अब वहाँ पे 450 बच्चे पढ़ रहे हैं, शानदार स्कूल चल रहा है। ऐसे समझ लेना है एक नए स्कूल का बीजारोपण हो रहा है, और हमारा लक्ष्य बहुत ज़्यादा है। मैं उन संख्या को नहीं बताऊंगा, इसलिए आरएफ सभा अमेरिका के सहयोग भी हमें इस संबंध में प्राप्त हुए। उन्होंने भी कहा है कि हम इस प्रोजेक्ट में आपके सहयोगी बनेंगे। और मैं अब आप सभी से एक निवेदन कर रहा हूँ, 3500 रुपये बहुत ही एक आज की डेट में बेहद नॉमिनल अमाउंट है। आप लोगों को प्रेरणा कीजिए, हमेशा मत सोचिए विनय जी अपील करेंगे ना, आप इसके एम्बेसडर बनिए खुद। आदरणीय भाई रवि आहूजा जी हैं, आज हमारे मित्रों के पास में क्या कमी है, इनको भाई एक बालवाड़ी तुम्हारी माता जी के नाम से चलनी, तुम्हारे नाम से चलनी, आप कहना शुरू कीजिए। ट्रेनिंग का काम हमारी टीम करेगी, और आप 1.5 साल 2 साल बाद आप देखेंगे ना 500-700 गाँव के अंदर एक हमारा नौजवान साथी, एक हमारी बहन बेटी, एक छोटे छोटे अच्छे स्कूल का। मुझे पता है आप लाखों करोड़ों लोगों को नहीं बदल सकते, पर पता नहीं कि कौन सी आपके नीचे पढ़ा हुआ बच्चा लाखों को करोड़ों को बदलने की क्षमता रख ले, आपको नहीं मालूम है। राष्ट्रपति जो बनी है इस समय द्रौपदी मुर्मू जी, किस गांव की थी? देखा आपको उसका गांव? देखा है? उड़ीसा की है ना, उड़ीसा की है ना भ्राता जी। किस कदर छोटा सा गांव, कहां से निकली सोच भी नहीं थी, कभी पता भी नहीं था उनको कभी ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कुछ मालूम नहीं है। छोटा सा बीज कितने बड़े बड़े फल देता है। आपने कटहल देखा है? इतना बड़ा होता है, बीज उसका इतना सा होता है। कद्दू देखा है? इतना बड़ा होता है, बीज उसका इतना सा होता है। और एक कद्दू नहीं होता, 5, 7, 10, 20, 50, 100, 200 कद्दू लगते हैं। कटहल के पेड़ पे कटहल ही कटहल टंगे होते हैं। इसलिए आप जो शुरू करने जा रहे हो, बड़ा काम शुरू करने जा रहे हो, धैर्य से रहने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, छोटी मोटी आ सकती हैं। भोजन में भी मत सोचना क्या खा रहे हैं, मत सोचना कैसे रह रहे हैं, केवल ये सोचना आज सुना क्या है, समझा क्या है, याद क्या किया है, बस। और किसी चीज पे दिमाग मत लगाना। और अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो 15 अगस्त 14 अगस्त को जब भी हम इसका समापन करेंगे, उस दिन हम सब नहीं बोलेंगे। कौन बोलेगा? हाँ, हमने बोल लिया, आज सबने, बहन जी ने भी बोल लिया, उमा जी ने भी बोल लिया, नीरज जी ने बोल लिया, हमारे अपने यशदत्त जी ने भी बोल लिया, सदानंद साहब ने बोल लिया। उस दिन आप बोलेंगे। ठीक है, तैयारी है ना? पक्की है? तैयार हो जाओ। और मुझे लगता है कि हम अब इससे ज्यादा आगे इस कार्यक्रम को नहीं लेकर जाएंगे। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, वीडियोस भी दिखाएंगे, मूवीज भी दिखाएंगे समय समय पर। आपको इन 2 दिन के दौरान आपको अच्छा काम करने को मिलेगा। और ये सेट दिखाना जी। मैं अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के प्रधान श्रीमान सुरेंद्र आर जी का भी आभार करता हूं, उनका आशीर्वाद भी इस प्रोजेक्ट में है। ये सेट हम आप सभी को दे रहे हैं। ये आपका बुकलेट है, और ये पीछे इसमें सारी पुस्तकें हैं। हो, इतनी सारी पुस्तकें तो हमने क्लास में भी नहीं पढ़ी थी। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा शुरू करोगे, आनंद आने लगेगा। जैसे जैसे ज्ञान अंदर जाता है, वैसे वैसे ज्ञान को लेने की इच्छा बढ़ती है, ये ध्यान देना। जिसने कभी आम खाया ना हो, उसे क्या पता उसका स्वाद। और भाई साहब आम खा लो, नहीं 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 नहीं, नहीं हमें। और जब खाया तो कहता एक और लाओ, एक और लाओ, एक और लाओ। ठीक है ना? तो ऐसे ही ज्ञान की भी स्थिति होती है। जब आप पढ़ना शुरू करते हो तब पढ़ने की इच्छा और बढ़ती है। इसलिए पढ़ना शुरू करना। ये सारा अब ये पुस्तकों का सेट हम आपको देंगे, आगे का संचालन मैडम करेंगी। तो मुझे पूरा विश्वास है जितने भी बालवाड़ी के शिक्षक यहाँ बन के आए हैं, वो 2 रोल रखें जो हमारे ये ने कहा था। पहला रोल है स्टूडेंट का। पहले आप स्टूडेंट हो, फिर आप क्या बनोगे। तो दोनों रोल रखना हमेशा जीवन में। सीखने का बंद मत कर देना दरवाजा। जीवन में 2 दरवाजे होते हैं, एक सिखाने वाला, एक सीखने वाला। अब टीचर बनने के बाद में गया, मैं अब बन गया टीचर, अब जरूरत नहीं है ज्ञान लेने की, गए गड़बड़ हो गई पानी में।
सीखने वाला तरफ कान भी ओके रखना और बोलने वाला मुंह भी ठीक रखना, दोनों चीजें होनी चाहिए, बताना भी और जानना भी। इसलिए आपको स्टूडेंट भी बन के रहना, हमेशा जीवन भर सीखते रहने की इच्छा रखना, जितने मर्जी बड़े अध्यापक बन जाए पर सीखने की इच्छा कभी मत छोड़ना। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं बालवाड़ी शिविर का उद्घाटन करने के अवसर पर जितने भी महानुभाव यहाँ पहुंचे, और मैं विशेष रूप से आभार करूंगा सुरेंद्र आर्य जी का। आज खट्टर साहब तो हमारे यहाँ पर नहीं है, इस समय अमेरिका गए हुए, पर वो कार्यक्रम के साथ कोई बात नहीं, तो समापन समारोह में सभी लोग जुड़ेंगे और बहुत शानदार ये अवता कार्यक्रम चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये जल्दी से निवेदन करूँगा आगे के कार्यक्रम को चलाएंगे। ओम शांति। ओम भाई विनय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपको पहले दिन का गुरु मंत्र दे रहा हूँ, जो भी आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं पहले अपने ऊपर अप्लाई कीजिए उसको। समझ गए क्या बोला मैंने? जो चीज आप बच्चे को समझाना चाहते हैं उसको अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। अगर आप अपने ऊपर उस चीज को अप्लाई कर रहे होंगे तो बच्चों के ऊपर अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बच्चे आपको मना नहीं करेंगे। ठीक है। और धर्म शिक्षा सुनील शास्त्री जी देंगे। सुनील शास्त्री जी, आपसे एक निवेदन रहेगा बच्चों के लिए, मैं सबके बीच में कह रहा हूं कि जब आप इनको संध्या करवाएंगे तो संध्या के पहले मंत्र से लेकर आखिरी मंत्र तक का चाहे 10 मिनट फालतू लग जाएं, आप उसका अर्थ जरूर बताएंगे। खाली ये नहीं कि मंत्र बता दिया, बच्चों को अर्थ मालूम नहीं होता, तो उनको हर एक मंत्र का अर्थ मालूम होना चाहिए कि फलाने मंत्र का क्या अर्थ है, फलाने मंत्र का क्या अर्थ है, तो आपको पता चलेगा कि वेद मंत्रों के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। ऐसे मंत्र तो बोल देते हैं, ओम भूर्भुवः फटाफट बोल देंगे, उसका मीनिंग नहीं पता। ओम शन्नो देवी फटाफट बोल देंगे, उसका मीनिंग नहीं पता। तो आपको हर एक मंत्र का अर्थ भी जब भी संध्या करवाई जाएगी बताया जाएगा। निशा कुमारी, निशा कुमारी, निशा झारखंड से है। मैं वीना जी से वीना आर्य जी से निवेदन करूंगी कि अब अगले कुछ टीचर्स को वो दें। विनीता कुमारी झारखंड से, विनीता कुमारी। विनीता कुमारी, हाँ जी। रूबी कुमारी, रूबी कुमारी ये झारखंड से हैं, बिहार से हैं। सभी के लिए तालियां, आप आएंगे आपके लिए भी तालियां बजेंगी। सुनीता कुमारी, ठीक है। ज्योति कुमारी, ज्योति। धन्यवाद मैम। अब मैं निवेदन करूंगी सुरेंद्र आर्य जी को और कृपाल सिंह जी को कि एक बार आए। और मालती जी, आप कहाँ से? बिहार से आए। बोनीता कुमारी,
बोनीता कुमारी बिहार से। अश्विनी विलास। मैं ऐसा बोला, मैं अगला वाला बोला। सर बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश से पूजा रानी। ज्योति उत्तर प्रदेश से। तालियां। श्रद्धा यादव। शोभा कुमारी। मैं भारती जी। मधु जी प्लीज आइए आइए। और मैं वानी जी से भी निवेदन करूंगी, वानी जी आप भी साथ आए। अंजलि यादव। सपना कुमारी। मीना आर्य। ज्ञानती कुमारी। मीना जी के लिए तालियां। प्रेरणा चेंज कर देंगे, नॉट हर्स, उनको बोल दें चेंज। रेनू। ठीक है। रेनू झारखंड से। मैं सुधा जी से निवेदन करूंगी वो भी कृपया आगे आ जाएं। कुछ बच्चियों को सम्मान, कुछ टीचर्स को सम्मान आप कर दें। अमृता। मैं विजय लक्ष्मी माता जी से भी निवेदन करूंगी एक बार आगे आ जाए। सोनी कुमारी। मीनाक्षी कुमारी। मीनाक्षी कुमारी। धन्यवाद।
मैं मुकेश आर्य जी से निवेदन करूंगी आगे देवेंद्र सचदेवा जी और धैया जी। विजय उत्तर प्रदेश से जो विजय धर्म प्रकाश हाँ बोलेगी। नीतीश कुमार पिंटू आयुष नाम कहाँ है? धन्यवाद। काजल सभी का धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगी। बहुत ही छोटी सी बात केवल पूरी करने के लिए बात कर रहा हूँ, अधूरी ना रह जाए। वैसे तो प्रकरण से अलग है, आज के प्रोग्राम में उसका कोई रिलेवेंसी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे यशदा जी ने वो बात उठा दी थी इसलिए बता रहा हूँ। ऋषि दयानंद ने, स्वामी दयानंद ने लिखी भी ये बात। दुख यहाँ पर होता है जब आर्य समाजी परिवारों में भी जब मृत्यु होती है ना, तब भी ये फॉलो नहीं होता बिल्कुल भी। बड़े से बड़े आर्य समाजी परिवारों के बच्चे 1 किलो घी ले आओ जी। इसलिए ये ऋषि दयानंद ने लिखा है, सभी को जानकारी बार बार होनी चाहिए। क्या लिखा है वो सुनना। शरीर के बराबर घी, दुगनी सामग्री और 8 गुना कम से कम समिधा होनी चाहिए, बाकी अलग अलग सुगंधित पदार्थ लेकर के। और क्या लिखा मालूम, ये तो कम से कम है, इतना तो गरीब दरिद्र से दरिद्र भी करे, धन ना हो तो मांग कर करे। आप समझना दयानंद कितनी गहरी बात लिख रहे। क्यों लिख रहे हैं? केवल इसलिए कि शरीर के जलने से दुर्गंध फैलती है और वो दुर्गंध जिंदा इंसानों को खराब करती है, उनके स्वास्थ्य को खराब करती है। इसलिए जीवित इंसानों को मृतक इंसान से हानि ना हो, बचा हुआ हमारा वातावरण स्वच्छ रहे। ये ऋषि दयानंद का कथन है कि मांग करके भी करे, यानी इसके लिए समाज व्यवस्था करे। अगर कमी है, किसी के पास नहीं देने के योग्य है, इसलिए कम से कम जो यहाँ बैठे हैं, जहां वो मौजूद हो वहां वो प्रेरणा दें, निवेदन करें। इसलिए हमने व्यवस्था बना रखी है भाई। देखो किसी को किसी का नहीं पता कब किसने जाना है, ठीक है ना। तो हमने व्यवस्था बना रखी है सभा में कि बच्चे करें ना करें ये नहीं पता किसी का भी। 31,000 रुपए जमा करा दो और बच्चों को इतना कहना भाई वो होता फोन कर देना वहां पे भाई। तो सभा की टीम जाकर के सारी व्यवस्था, सामग्री, घी आदि सारी लेकर के वो जाती है और समिधा उसके जिम्मे पर है परिवार के। क्यों? इसी में झगड़ा पड़ता है। कल किलो ले आओ जी बतेरा, 2 किलो ले ले चलो ज्यादा थी बस। इसलिए मेरा फिर निवेदन है, सभा की व्यवस्था है वो उनके लिए जिनको लगता हो भाई हमारा अच्छा व्यवस्था से संस्कार होना चाहिए। विदेशों में तो लोग पहले से जमा कराते हैं पैसे कंपनियों के पास में, सारी कंपनियां बनी हुई हैं। तो अभी दिल्ली में, इंडिया में भी आस्ता आस्ता व्यवस्थाएं बन रही है।
तो खैर मेरा मकसद इतना ही था कि यशदा तारे जी ने उत्तर उठाए। हमने सभा से क्या रखा, शॉल लेकर के मत जाओ, जाना है किसी की शमशान में तो 1 किलो सामग्री या 1 किलो घी, जितना भी इच्छा हो उतना वो लेकर चले जाओ, वो उसका उपयोग हो जाएगा। शॉल ने तो फिर लगेंगी, फिर बिकेंगी, फिर जाएंगी बाहर, फिर बिकेंगी, यही होता रहेगा। इसलिए वैसे इसी बात को पता करना था। आपके आज के इस कार्यक्रम से इन दोनों बातों की कोई रिलेवेंसी नहीं थी। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय रवि आहूजा जी से, वे आए और धन्यवाद सभी का करेंगे। आदरणीय भाई रवि आहूजा जी और विनोद, मैं परिचय दोबारा करा रहा हूँ, विनोद जी आप भी आ जाओ एक बार के लिए, क्योंकि आपने इन सबके संपर्क में रहना। तो ये वो टीम है। और आदरणीय सुरेंद्र जी वो बैठे, कोई बात नहीं, आप बैठे तो कैसी आ जाओ एक बार के लिए साथ। ये वो टीम है जिनके जिम्मे पर पालवाड़ी का प्रोजेक्ट है। तो आपने किससे संपर्क करना है वो आपको बताया जाएगा, सबसे नहीं, एक व्यक्ति से संपर्क करना। तो हमारे रवि आहूजा जी, हमारे भाई विनोद काल्ला जी लंबे समय से इस काम को कर रहे हैं, ललित जी, भाई जी ललित जी और कटारा जी, और हमारे आदरणीय सुरेंद्र जी। तो हमारी टीम, एक बार तालियां बजा के इस टीम का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे रवि जी सबका आभार व्यक्त करेंगे और शांति पाठ। मेरा सभी आए अनुभव से बहुत बहुत धन्यवाद है। और बच्चों से एक मेरी इच्छा है कि पूरा तन मन धन से आप सीख के जाएंगे, जिससे अपने बच्चों को हम और आगे पढ़ा पाएंगे। आपको किसी चीज़ की यहाँ पर कमी नहीं आने देंगे, और जो भी आपको ऐसा लगता हो आप हमें बताएं, हम सारी आपकी सेवाएं पूरी करेंगे। धन्यवाद सभी का। और सभी से मेरा ये भी निवेदन है कि समापन हमारा जो कार्यक्रम होगा उसकी सूचना भी आपको आएगी, तो कोशिश करेंगे कि जहाँ भी व्यवस्था ठीक से हो पाए, चाहे सैनिक विहार हो चाहे यहाँ पर। और आप सब अपने परिवारों से, मित्रों को उस दिन लेकर के आइएगा। जिनकी इच्छा हो वो बालवाड़ी में 1 बालवाड़ी का, 2 बालवाड़ी का अपने परिवार की ओर से भी जो चलाने की आप इच्छा रखते हो, संकल्प हो, तो वो भी आप उस दिन भी शुरू कर सकते हैं। तो इससे भी और आने वाले समय में इस योजना को और गति मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार। जो बोला था, अगर मेरे को 1 मिनट देते हैं तो मैं बोल दूंगी, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर कभी बोलूंगी। ये जो इनके संस्कार है, लोग तो धन कमाने में खूब लगे पड़े हैं, मगर ये इस परमार्थ को कमाने में लगे हुए। धन तो ये हमारे राजकुमार जी और ये सारे बैठे दे ही देते हैं इनको, पर इनके धन को सदुपयोग करने के लिए हमारे विनय जी का धन्यवाद शब्द तो छोटा होगा, बहुत छोटा है धन्यवाद शब्द इनके लिए। इनके लिए जितना जिसके पास आशीर्वाद है सब दे के जाए। ओम शांति। शांति पाठ। शांतिरंतरिक्षः शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जुबले सो वैदिक धर्म की, जगत गुरु महर्षि दयानंद की, गुरुवर विजानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की, योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की, वेद की ज्योति, वेद जी की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि, ओम।